हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के हम अपने इस प्रकरण में फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन के बारे में बात करेंगे कि मतलब फ्रांस की क्रांति क्या था और राष्ट्र का, एक देश का विचार क्या होता है और एक देश की विचार की भावना कैसे आती है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के जो पेज पे दिया है हम वहाँ से पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। बोल रहे हैं ना कि जो राष्ट्रवाद की जो पहली भावना है, राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट भावना है, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन है, वो पूरे यूरोप में ना कहाँ पे आती है? सबसे पहले फ्रांस की क्रांति से शुरुआत होती है। यानी द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो आपको इस एग्जाम में सवाल भी पूछ सकता है कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 एक्सप्लेन। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हम देखते हैं कि कैसे फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आता है, हम अभी देखेंगे। तो लिखा है, फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वाज अ फुल फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। बोल रहे हैं ना कि जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके पूरे टेरिटोरियल पे एक एब्सोल्यूट मोनार्क का राज था, एक निरंकुश राजा का अधिपत्य था। फिर बोल रहे हैं आगे, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट कम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। बोल रहे हैं ना कि फ्रांसीसी क्रांति से जो भी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए उसमें क्या हुआ, उसमें जो प्रभु सत्ता थी ना वो मोनार्की से निकल के फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गया। कि जो पहले सत्ता, जो पावर पहले राजा महाराजा के पास थी, अब वहाँ के फ्रेंच सिटीजन के पास चली गई। फिर आगे देखते हैं, The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। आगे बोलते हैं ना कि क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। अब लोग ही क्या करेंगे? किसी देश का निर्माण करेंगे, किसी राष्ट्र का गठन करेंगे और वही उसकी नियति तय करेंगे। किसी देश की जो डेस्टिनी है ना, कि वही क्या करेंगे? राष्ट्र का गठन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, और वही उसकी नियति तय करेंगे, शेप इट्स डेस्टिनी। तो किस तरह से करेंगे हम देखते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, ताकि जो द बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमंग्स द फ्रेंच पीपल। बोल रहे हैं ना कि शुरुआत से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक ऐसे कदम उठाए जिससे ना फ्रेंच के लोगों में एक क्या हो गया, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना पैदा हो गई कि हम एक सामूहिक कलेक्टिविटी आइडेंटिटी की भावना पैदा हो सकती थी। तो इसके लिए क्या किया हम, ऑफ ले पेट्री and the les citoyen emphasizes a notion of the united community enjoying the equal rights under the constitution। बोल रहे हैं कि हम सभी एक पितृभूमि के हैं और हम उनके नागरिक हैं, जैसे विचार ना के बल पे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। यानी आइडिया जो थे कि फादरलैंड और सिटीजन का क्या है ना, कि ये यूनाइटेड कम्युनिटी को ना ऐसी आइडिया लाके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया कि हम सब, ये हमारा फादरलैंड है और ये हमारा जो फ्रांस है ना, ये हमारा पितृभूमि है और हम इसके सिटीजन हैं, हम इसके नागरिक हैं। ऐसी भावना उनके अंदर डाल दी गई, मजबूत कर दिया गया और संविधान के तहत उनके इक्वल राइट्स सुरक्षित कर दिए गए, ऐसी भावना। फिर आगे देखते हैं आगे क्या किया उन्होंने, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। कि अब क्या किया गया कि अब एक नया फ्रांस का झंडा बनाया गया 3 कलर का, जिससे पहले का जो मोनार्कियल फ्लैग था उसको बदल के अब एक नए झंडे का निर्माण किया गया। फिर आगे देखते हैं, द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। अब जब स्टेट जनरल का चुनाव ना अब एक्टिव नागरिकों के द्वारा किया जाता है और उसका नाम बदलकर, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया है।
फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या किया फ्रेंच के लोगों ने। न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड, oaths taken and martyrs committed all in the name of a nation। कि बोल रहे हैं ना कि नई स्तुतियाँ रची गई, नई प्रार्थनाएं रची गई, शपथ ली गई और शहीदों का गुणगान होने लगा। और ये सब राष्ट्र के नाम पे होता था, सब देश के नाम पे। कि देश के नाम पे क्या क्या होता था, देश के नाम पे नए नए भजन बनते थे, गीत बनते थे। कोई भी शपथ लेना हो, कुछ भी करना है तो हम इस पितृभूमि के लिए करेंगे, हम इस राष्ट्र के लिए करेंगे और किसी के लिए नहीं करेंगे। और शहीदों के लिए शहीदों का भी सब राष्ट्र के नाम पे होने लगा। आगे हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट in a place and it's formulated uniform law for all citizen within its territory। बोल रहे हैं कि अब क्या किया गया है, उन्होंने एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया और उन्होंने क्या किया, सभी पर समान नागरिक कानून बनाए हैं कि सभी के लिए कानून एक होगा, किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा। एक समान कानून लागू होंगे, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा, कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ऐसी भावना हो गई। फिर देखते हैं आगे उन्होंने क्या किया कि आगे कि इंटरनल कस्टम एंड ड्यूज वेर एबोलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज एडॉप्टेड। या बोल रहे हैं कि जो इंटरनल कस्टम्स है, ड्यूटीज़ थे, उनको ख़त्म कर दिया गया और सभी मापने के जोखने का जो तरीका है पूरे देश में एक तरह का लागू हो गया पूरे देश में। फिर हम देखते हैं कि रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज कर दिया गया, उनको मतलब कम बल दिया गया, उस पर कम ध्यान दिया गया। जो फ्रेंच जो पेरिस में बोला जाता था उसको राष्ट्र की भाषा, सबकी कॉमन भाषा हो गई। फिर आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या किया। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया कि द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड that it was the mission and the destiny of French people to liberate the people of Europe from the despotism. In other words, would help other people of Europe to become nation। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने यह घोषणा कर दिया कि जो फ्रांस स्टेट है, जो फ्रांस का भाग्य, यह लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए, एक ऐसे तानाशाह राजा से। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है तानाशाह, निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। तो क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या होगा, दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कहने पर क्या होगा, आगे देखते हैं। ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। मतलब बोल रहे हैं कि जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र और एजुकेटेड मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। आगे देखते हैं। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s। और बोल रहे हैं कि उनकी गतिविधियों और अभियानों में उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के डेकेड्स में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े बड़े इलाकों में घुसी। आगे देखते हैं कि विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वार द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एब्रोड। क्रांतिकारी युद्ध के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेश से ले जाने लगी। जैसे जहाँ जहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की घटना का खबर पहुंचा वहाँ लोगों ने जैकोबिन क्लब करके वहाँ पे भी उनकी राष्ट्र की भावना और पूरे यूरोप को निरंकुश राजाओं से मुक्त कराने का ठान लिया। आगे देखते हैं। Within the wide swath of the territory that come under his control, Napoleon set about introducing of the many reforms that he already introduced in France। बोल रहे हैं ना कि नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने एक ऐसे सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस पहले से ही शुरुआत कर चुका था। Though a return
To monarchy, Napoleon had no doubt destroyed the democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated the revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. इनका कहने का मतलब है कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर, यानी उस जो समय में फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ के प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत और कुशल बना सके। कि अब नेपोलियन के कंट्रोल में आने के बाद जो थोड़े बहुत दिन तक फ्रांस में गणतंत्र और रिपब्लिक आया था, अब नेपोलियन की आने की वजह से फिर से मोनार्की आ गया है। वहाँ की डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, ताकि वो लोगों को और ज़्यादा और सिस्टम को बहुत ज़्यादा रेशनल और एफिशिएंट बना दिए। तो हम देखते हैं नेपोलियन ने क्या क्या काम किया ताकि वो अच्छा एक राजा की तरह बन पाया। देखते हैं द सिविल कोड ऑफ 1804 में क्या क्या आया था, जो एक कानून लाया था उसमें क्या क्या आया था। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ एंड एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। बोल रहे हैं कि 1804 की जो नागरिक संहिता थी, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, नेपोलियनिक कोड से नाम से जाना जाता है, वे जन्म से आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे कि कोई भी जन्म से महान नहीं और कोई जन्म से नीच नहीं है। दूसरा उसने क्या किया, उसने कानून के समक्ष सबको बराबर कर दिया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। फिर आगे देखते हैं, दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन ऑफ द फ्रेंच कंट्रोल इन अ डच रिपब्लिक, द स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। आगे उन्होंने क्या किया, इस संहिता में जहाँ जहाँ फ्रेंच का नियंत्रण था उसके क्षेत्रों में भी लागू कर दिया था ये कानून। और उस समय वह डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, फेडरल सिस्टम को ख़त्म कर दिया और किसानों को जो गुलामी से, सर्फडम यानी गुलामी होता है, दासत्व, और जागीरदारों के शुल्कों से मुक्ति दिलाए। नेपोलियन ने और क्या किया, आगे देखते हैं। नेपोलियन इन टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वे रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव्ड, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस एंड वर्कर्स एंड न्यू बिजनेस। बोल रहे हैं कि शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा, किसानों, कारीगरों, मजदूरों को, नए उद्योगपतियों में नई आज़ादी चखी। और उद्योगपति खासतौर पे सामान बनाने वाले जो लघु उत्पादक थे, जो छोटे मोटे उत्पाद करने वाले जो थे, खासतौर पे सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार और नाप राष्ट्रीय मुद्रा एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी का आवागमन में सहूलियत कर दिया है। वही बोल रहे हैं कि बिजनेसमैन और स्मॉल जो स्केल प्रोड्यूसर थे, उनको रियलाइज हुआ कि यूनिफॉर्म्स लॉ से क्या हुआ कि सब जगह मापने जोखने का तरीका एक है और एक नेशनल करेंसी है, एक राष्ट्रीय मुद्रा। नेपोलियन ने क्या किया, हम देखते हैं टाउन में उन्होंने क्या किया कि शहरों में कारीगरों श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया और यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपति खासतौर पे जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर होते हैं, लघु उत्पादक, यह समझने लगे कि जो यूनिफॉर्म्स लॉ की वजह से मापने और जोखने के तरीके स्टैंडर्डाइज होने की वजह से क्या हुआ है, सहूलियत पैदा हुआ है कि वस्तुओं और पूंजी के एक दूसरे से जाने में पैदा हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए, तो नेपोलियन ने, आप मोटे तौर पे ये कह दीजिएगा कि नेपोलियन ने क्या क्या काम किए। तो देखिए, पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने प्रिविलेज को हटा दिया, जो जन्म आधारित विशेषाधिकार को हटा दिया, कानून के नज़रों में सबको एक कर दिया, प्रॉपर्टी का अधिकार दिया। और फिर उन्होंने क्या किया,
उन्होंने सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया, फ्यूडल सिस्टम को हराया, किसानों को गुलामी से और जागीरदारों के चंगुल से छुड़वाया। फिर बोलते हैं टाउन में रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करवाया, कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव करवाया और वर्कर्स न्यू बिजनेस को नई नई आज़ादी चखी। और जो बिजनेसमैन थे, प्रोड्यूसर थे, इनको रियलाइज़ हुआ कि यूनिफॉर्म लॉ की वजह से पूरे देश में क्या हुआ, एक मूवमेंट एक्सचेंज गुड्स का हमें सहूलियत पैदा हुआ है। तो ये सारे अच्छे काम हैं नेपोलियन ने करवाया और उन्होंने एक अच्छे तरीके से चलाने का कोशिश किया। आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। जीते हुए इलाकों में द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल वेर मिक्स्ड, यानी बोल रहे हैं ना कि जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों को ना फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। Initially, in many places such as Holland, Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French army welcome as the harbingers of liberty। यानी बोल रहे हैं ना शुरुआत में अनेक स्थान जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों में जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का है ना स्वतंत्रता का तोहफा देने वाला, हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंजर्स यानी जो तोहफे देते हैं ना उसको बोलते हैं हार्बिंजर्स, यानी स्वतंत्रता का तोहफा देने वाली की तरह स्वागत किया गया। और आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे तो यहाँ शुरुआत किया गया इन्हें हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। बट द इनिशियल एंथुजियम, जो शुरुआती उत्साह थे, एंथुजियम का मतलब होता है उत्साह, but the initially enthusiasm soon turned to the hostility as it cleared that the new administrative arrangement did not go hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into the French army required to the conquer of the rest of the world all seemed to the outweigh advantage of the administrative system। बोल रहे हैं ना, मगर हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी के स्वागत किया जा रहा था। ये जो शुरुआती उत्साह तुरंत दुश्मनी में बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि यह साफ होने लगा कि जो नई प्रशासनिक व्यवस्था है, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वह न स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था। और उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिया, सेंसरशिप लगा दिए और बाकी यूरोप की जीतने वाले के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदा से कहीं ज़्यादा नजर आने लगा, कि फायदा से ज़्यादा नजर आने लगे। यहाँ तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन के बारे में हमने देखा। तो हम आपको समरी बता देते हैं इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले इस चैप्टर में तो 1789 में क्या होता है, 1779 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और वहाँ पे क्या होता है कि लोगों ने मोनार्की को हटाकर ख़त्म करके वहाँ पे गणतंत्र स्थापित कर देती है, डेमोक्रेसी स्थापित कर देती है और डेमोक्रेसी से सुधार होती है। और डेमोक्रेसी के दौरान उन्होंने बहुत सारे आइडिया लाए जिसमें बताया गया कि हम सब एक ही देश के हैं, हम ये हमारा पितृभूमि है, हम इसके सिटीजन हैं। ऐसी भावना उदय हुई, धीरे धीरे ऐसी भावना उदय हुआ, लोगों ने किया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो डेमोक्रेसी थी ज़्यादा टिक नहीं पाई और फिर क्या किया कि नेपोलियन के तानाशाह ने उस डेमोक्रेसी को ख़त्म करके फिर से मोनार्की लाई। मोनार्की लाने के बाद नेपोलियन ने बहुत कुछ अच्छे सुधार किए, जैसा कि मैंने पॉइंट बता दिया है। लेकिन बहुत अच्छे सुधार किए, लेकिन इनके कुछ बुराइयां भी थे और अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं थे। जो फ्रेंच लोग थे, जो नेपोलियन के शासन को पहले लोग स्वतंत्रता के तोहफे देने वाले मान रहे थे, वह तुरंत ही दुश्मनी में बदल गई, क्योंकि नेपोलियन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देते थे और इनके शासनकाल में ज़्यादा टैक्स, सेंसरशिप और सेनाओं में जबरन भर्ती के कारण ये सब होने लगा। ये हुआ पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का और उनके बाद से होने वाली घटना कि सबसे पहले फ्रांस का मोनार्की से डेमोक्रेसी बनना और डेमोक्रेसी से फिर मोनार्की बनना। लेकिन इस बार जो मोनार्क बनती है वो अच्छे थोड़े बहुत फ्रीडम देती है। ये रहा। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि बाकी के देशों में, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होता है, अगले हम अध्याय में देखेंगे। अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद आप